हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अपक्रू सीएससी एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को इकोनॉमी में 2 चैप्टर यानी कि इकोनॉमी इंट्रोडक्शन और राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, पिछले वीक से हमने अपना इस चैनल के ऊपर यूपीएससी सीएससी को लेकर के सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें इन दोनों के ऊपर ब्रीफ चर्चा मैंने किया है, जिसमें राष्ट्रीय आय को मैंने 2 पार्ट में आप लोगों से डिस्कस किया है और इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन जिसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने एक ही क्लास में मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से डिटेल समझाया है। चूँकि आज संडे है और मैंने कहा था कि एवरी संडे मैं आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी जो भी हमने पढ़ा हुआ है पिछले 6 दिनों में। तो चूँकि अभी तक हमने 2 चैप्टर के ऊपर चर्चा की है, बाकी उससे पहले हमने यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को समझा है, प्लस हमने इकोनॉमी के सिलेबस को जाना है और भी काफ़ी सारे क्लासेस हमने अटेंड की हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के सेट 1 के ऊपर अपक्रू सीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगे कि ये यूज़फुल है तो आप इसे शेयर करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए और आप अपना ट्रस्ट बनाए रखिए। हम इस प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हम और हमारी पूरी टीम इसके ऊपर लगी हुई है। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मार्केट है जिसमें काफ़ी सारे जो सेलर हैं वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, थोड़े से परिवर्तन करके एक ही प्रोडक्ट को वो बेच रहे हैं पूरे मार्केट में। तो ऐसी जो स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है, वो क्या कहलाती है कि जब किसी एक मार्केट में एक ही टाइप के प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बेचे जा रहे हो। तो इसमें एक है पूर्ण स्पर्धा, दूसरा है एकाधिपत्य, तीसरा है एकाधिकार स्पर्धा और चौथा है अल्पाधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं अब देखते हैं इसका एनालिसिस क्या है। तो इसका एनालिसिस यहाँ पर आप देखिए मेंशन है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पूर्ण स्पर्धा, यानी कि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा को हम कहते हैं पूर्ण स्पर्धा। किस प्रकार से हम इसको समझते हैं? सबसे पहले तो आप समझिए कि एकाधिपत्य या एकाधिकार क्या होता है। बाजार में जब वस्तु या सेवा केवल एक ही विक्रेता हो, यानी कि बाजार में जब वस्तु या सेवा कोई एक प्रोडक्ट का कोई एक ही सेलर हो, जैसे आप कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और केवल आप ही बेच रहे हैं, तो उसके विक्रय यानी कि उसको बेचने से संबंधित शर्तें और उसके प्राइस में आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो स्पर्धा है वो एकाधिपत्य या एकाधिकार स्पर्धा कहलाती है। लेकिन पूर्ण स्पर्धा का बाजार ऐसा होता है जिसमें एक प्रोडक्ट के क्रेता विक्रेता दोनों बहुत अधिक संख्या में हो, यानी कि बायर भी बहुत ज़्यादा हो, सेलर भी बहुत ज़्यादा हो। ऐसे में क्या होता है कि कोई एक विक्रेता, कोई एक बायर या कोई एक सेलर उसमें अपनी मन से चेंजेस नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा। अब अल्पाधिकार क्या होता है? जिसमें विक्रेता की संख्या कम किंतु क्रेता की संख्या अधिक हो, यानी कि सेलर कम हो लेकिन बायर जो हो वो क्या हो? ज़्यादा हो। ऐसे में क्या होता है? जो प्रतिस्पर्धा विद्यमान होती है उसे हम अल्पाधिकार प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस ऑप्शन के चारों फैक्टर को अच्छे से समझ लिया। पूर्ण स्पर्धा क्या होती है, एकाधिपत्य एकाधिकार एक ही चीज़ है, और अल्पाधिकार भी हमने समझ लिया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि मांग की यानी कि डिमांड की क्या डेफिनेशन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है उस वस्तु की इच्छा को, किसी वस्तु की इच्छा को उस वस्तु की मांग कहते हैं, किसी वस्तु की आवश्यकता को उस वस्तु की मांग कहते हैं, किसी वस्तु की मांग को या उसकी परिमाण को उस वस्तु का मांग कहते हैं, या फिर किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण को उस वस्तु की मांग कहते हैं। अब क्या है डिमांड की डेफिनेशन, अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। किस प्रकार से ये ऑप्शन सही है इसको आप यहाँ पर देख लीजिए।
कि एक निश्चित कीमत पर एक फिक्स अमाउंट पर किसी विशिष्ट समयावधि के भीतर यानी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के अंतर्गत खरीदी जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग है। यानी कि एक फिक्स अमाउंट पर एक स्पेसिफिक टाइम पे जब किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा मांग होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। यानी कि उस वस्तु की मांग की जब मात्रा बढ़ती है, परिमाण बढ़ती है, एक फिक्स टाइम, एक फिक्स मौसम में, एक फिक्स समयावधि में, तो उसे उस वस्तु का डिमांड कहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में जो संबंध होता है, यानी कि किसी वस्तु का जो वैल्यू होता है, प्राइस होता है, और उसकी जो डिमांड होती है, इसके बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं मांग का नियम, या आप कह सकते हैं रूल ऑफ डिमांड। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबंध हैं? आपको बताना है कि कृषि और सेवा ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। क्षेत्र आपको बताना है प्राथमिक, तृतीयक क्षेत्र, या प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, या तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र, या फिर द्वितीयक और चतुर्थक क्षेत्र। तो आप जानते हैं कि कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है और सेवा आपका तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। बाकी इसके एनालिसिस को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आपको बाकी क्वेश्चंस को टैकल कराने में हेल्प करेंगी। जैसे कि अगर आप यहाँ देखिए, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 5 क्षेत्रों अथवा श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वैसे तो मेनली 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, लेकिन चतुर्थक, पंचक भी अब आ गया है, जो कि मैंने आपको इकोनॉमी के परिचय वाले क्लास में अच्छे से बताया था। जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन किया जाता है तो वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इससे मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, खनन एवं उत्खनन जैसी क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। विनिर्माण को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन, संचार व भंडार तथा चिकित्सा जैसी आर्थिक गतिविधियां शामिल है। चतुर्थक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का उन्नत रूप है क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र संबंधित है, और पंचक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का उच्च किस्म की सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैंने पहले ही बताया, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, आपको लग रहा है कि मैं थोरोली ऐसे पढ़ते चली गई हूँ, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले चैप्टर में इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन यानी कि अर्थव्यवस्था एक परिचय के क्लास में इकोनॉमी का हर प्रकार से डिवीज़न बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर उन चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा बताना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको इन चीज़ों को डिटेल में समझना है तो आप मेरी क्लासेस जाके दे सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मेरी पूरी क्लासेस मिल जाएगी इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और बताइए कि दोनों में से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन जो कि आप देख रहे हैं कि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ये अपने आप में गलत है, क्योंकि ये स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग करती हैं, यानी कि ये रिवर्स लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। बाकी द्वितीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र नहीं औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका सही है कि दोनों ही क्या है, असत्य हैं, यानी कि गलत हैं। अब इसका एनालिसिस अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। एज एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों एवं ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब उन्हें परिवहन की, संचार की, भंडारण की, बैंक की सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या है, सेवाएं हैं, यानी कि वो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आगे आइए हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का सही परिभाषा बताता है? ऑप्शन नंबर ए है, किसी विशेष वर्ष में देश के करदाता नागरिकों द्वारा उत्पादित
सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। या ऑप्शन नंबर बी, किसी विशेष वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर एवं बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। तीसरा ऑप्शन है, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। या चौथा ऑप्शन, किसी विशेष वर्ष में देश के गरीबी रेखा के ऊपर के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर आ जाता है। किसी विशेष वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर एवं बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं, यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाहर की चीज़ों को नहीं शामिल किया जाता है। जीडीपी में केवल घरेलू चीज़ों को शामिल किया जाता है। किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर यानी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल निजी क्षेत्र और संपत्ति के अधिकारों के बारे में उभयावृत्ति यानी दोहरे विचार का दृष्टिकोण रखता है, यानी कि वो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को लेकर चलता है। ये ऑप्शन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मॉडल में विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यकताएं सेवा प्रदान करने के संबंध में राज्य की क्षमता बहुत कम है। ये भी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल संसाधनों के अपर्याप्त पुनर्वितरण का सामना करता है। ये भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं। अगर आप इसका एनालिसिस देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को पर्याप्त अंश प्रदान करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया है। आर्थिक सुधार यानी कि एलपीजी रिफॉर्म के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल निजी क्षेत्र और संपत्ति के अधिकारों के बारे में उभयावृत्ति यानी कि दोहरा दृष्टिकोण रखता है, जो कि पहला ऑप्शन आपका यहीं से सही हो जाता है। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र वित्त की कमी की समस्या का सामना कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस की कमी चल रही है, जबकि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार होने के कारण विकास में अन्य बाधाएं उत्पन्न करता है। इसीलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाता है। संसाधनों की कमी और अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है। विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में राज्यों के बीच और लोगों के बीच संसाधनों के वितरण में भारी असमानता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ गरीबी अमीरी की खाई बहुत ज़्यादा, इसीलिए सभी कथन क्या हैं आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ बताया जा रहा है कि यह एक तकनीकी प्रगति पर आधारित है जो अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी बनाए रखने में सहायक है। दूसरा है, यह दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों में न्यून कर व्यवस्था को अपनाने पर आधारित है। तीसरा है, यह एक आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य निर्यात आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना है। चौथा है, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई एक अवधारणा है जो हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने पर बल देती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, क्योंकि चक्रीय अर्थव्यवस्था ये दर्शाता है कि आप जिन चीज़ों का यूज करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का, प्राकृतिक संसाधनों का, तो आप उनका रिसाइकिल करिए, उनको आप फेंकिए मत ऐसे ही, ताकि आप उनका दोबारा उपयोग कर सके। इसको बताता है। इसके एनालिसिस को अगर हम देखें तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसका एनालिसिस हम देखते हैं। यहाँ पर चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्ट और प्रदूषण को न्यूनतम करने, उत्पादों और सामग्रियों को उपयोग में लाने तथा प्राकृतिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के सिद्धांत पर आधारित है। अतः विकल्प ए आपका सही हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर इसके रीज़न पता चलते हैं आपको क्या है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद से तकनीकी प्रगति की तीव्र वृद्धि हुई है। आमतौर पर उत्पादों को बनाने के लिए ज़मीन से संसाधन लिए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को लिए जाते हैं और उनका यूज़ किया जाता है। और जब इनकी आवश्यकता नहीं होती है तो उन्हें टेक मेक वेस्ट के सिद्धांत के अनुसार फेंक दिया जाता है। यानी टेक यानी कि लो, मेक यानी बनाओ, और वेस्ट यानी कचड़े की तरफ फेंक दो। तो ये जो सिद्धांत है ये क्या है, रैखिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या कहता है कि आप फेंकिए मत, वेस्ट को फेंकिए मत, उनको रिसाइकिल करिए और ऐसा बनाइए कि उससे क्या हो, उसका दोबारा उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से चक्रीय अर्थव्यवस्था की पूरी अवधारणा है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वह घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं? जैसे जीडीपी के डेफिनेशन में होता है ना कि किसी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश की जीडीपी कही जाती है। तो उसी में अगर आप विदेशी इनकम को जोड़ देते हैं, यानी कि बाहरी इनकम को भी जोड़ देते हैं, तो आपका मिल जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय, जीएनपी या जीएनआई, आप जो भी कहिए। अब इसका एनालिसिस अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। इसका एनालिसिस देखिए यहाँ पे, सकल राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी या जीएनआई, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा, अर्थात देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जो कि मैंने जीएनपी की परिभाषा, जब मैंने आपको राष्ट्रीय आय पढ़ाया है तो मैंने आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से हर चीज़ आपको समझाया हुआ है। आप अगर नहीं देखें तो आप क्लास जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार से की जाती है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी देश का पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। तो चूंकि जब मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाया था तो आपको बताया था कि PCI यानी पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी देश की अगर पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो उसके नेशनल इनकम को जनसंख्या से आप भाग दे दीजिए, आपको पर कैपिटा इनकम आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा डेफिनेशन यहाँ पर सही लिखा गया है। जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख है उनकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुणा करके। दूसरा है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देके। तीसरा है सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर की राशि को कुल जनसंख्या से भाग देकर। चौथा है गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो आपका जो ऑप्शन सही होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। एनालिसिस अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, यानी आपके देश की जो भी जीडीपी है, जो भी नेशनल इनकम है वो आप सबकी है, लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो आपको अपनी देश की एक औसत इनकम यानी कि एक पर कैपिटा इनकम होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि कोई देश हमसे बेहतर है या किसी देश के नागरिक हमारे देश के नागरिक से बेहतर हैं, कैसे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हर औसत आय की तुलना करते हैं हर एक देश की नागरिकों के साथ। तो औसत आय देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। जैसे यूएसए की पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि वहाँ के नागरिकों की जो जीवन शैली है वो हमसे ज़्यादा उच्च क्वालिटी की है थोड़ी। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जीडीपी में क्या शामिल नहीं होंगे, ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कि किराए पे जो घर दिए जाते हैं उनसे जो किराया मिलता है उनको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा है मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। उपयोग किए गए वस्तुओं का विक्रय यानी उनको बेचा जाना ये शामिल नहीं किया जाएगा, या सरकारी सेवाओं से जो इनकम होती है उनको नहीं शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो हैं इनको नहीं शामिल किया जाएगा जीडीपी में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप देखिए तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं जो कि किराए पर रेंट पे दिए जाते हैं, अगर उनको शामिल नहीं करते तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो छूट जाएगा, और सरकारी सेवाएं तो ऑब्वियसली शामिल होती ही हैं। अब इनके एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उपयोग में आ चुकी वस्तुओं का विक्रय, क्योंकि जीडीपी के अंतर्गत केवल सामयिक स्तर पर उत्पादित वस्तुएं सेवाएं आती हैं, तो उपयोग में आ चुकी वस्तुओं का विक्रय नहीं शामिल होता है। हमेशा उस करेंट ईयर की उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उसमें शामिल किया जाता है, उस फाइनेंशियल ईयर की, उससे पहले या उससे बाद की नहीं। ठीक है, और दोहराव रोकने के लिए मध्यवर्ती मूल्यों को नहीं शामिल किया जाता, चूँकि जब लास्ट में अंतिम मौद्रिक मूल्य किसी प्रोडक्ट का तैयार होता है तो उसमें ये सारी ऑलरेडी शामिल होती हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मदें आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के मापन में सम्मिलित नहीं की जाती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसी मदें हैं जो नेशनल इनकम की जब गणना की जाती हैं
तो उसको शामिल नहीं किया जाता। एक आता है वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सेवानिवृत्त पेंशन, छात्रवृत्तियाँ। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली पढ़ाया हुआ है नेशनल इनकम के सेकंड लेक्चर में, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से आपको बताई हैं, समझाई हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। हालांकि इसमें से वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति को राष्ट्रीय आय के मापन में शामिल नहीं किया जाता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही हो जाता है। यहाँ पर सेवानिवृत्त पेंशन यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसको शामिल किया जाता है। बात करें इसके एनालिसिस की तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हस्तांतरित आय, अभी टर्म भी याद रखिएगा, हस्तांतरित आय जैसे वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और छात्रवृत्ति इत्यादि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि सेवानिवृत्त पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले की कारक सेवाओं से संबंधित है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1950 में VKRV राव की अध्यक्षता में की गई थी। इस समिति द्वारा अप्रैल 1951 में वित्तीय वर्ष 1950-51 के लिए देश की राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये प्रति व्यक्ति बताई गई थी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से दोनों नहीं सही हैं, यानी दोनों कथन गलत हैं। कैसे गलत हैं कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस, न कि VKRV राव। ठीक है, और इस समिति की रिपोर्ट हालांकि अप्रैल 1951 में आई थी, लेकिन वर्ष 1950-51 के वित्तीय वर्ष के लिए नहीं, वर्ष 1948-49 के वित्तीय वर्ष के लिए आई थी। ठीक है, और देश की राष्ट्रीय आय जो है वो 8,650 करोड़ ही थी, लेकिन पर कैपिटा इनकम 49 रुपये नहीं थी, वो 247 रुपये या 46 रुपये की थी। इसका एनालिसिस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई ये सब इसमें मेंशन है कि 1949 में PC महालनोबिस ने इसकी अध्यक्षता की थी, 1951 में 1948-49 के लिए इसकी राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ थी और पर कैपिटा इनकम 246.9 बताई गई थी। आगे इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक घरेलू देश की सीमा के अंतर्गत क्या शामिल होती हैं, यानी जैसे हम लोग GDP की डेफिनेशन देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में उसकी घरेलू सीमा के अंतर्गत, तो वो जो घरेलू सीमा टर्म है इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, समुद्रिक सीमा या वायुमंडल सीमा। तो इसमें ये चारों शामिल होते हैं। मैंने आपको GDP की डेफिनेशन में जब क्लास पढ़ा रही थी तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। अब इसका एनालिसिस यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से एक बार। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत यानी घरेलू आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, समुद्रिक सीमा, वायुमंडल सीमा, सीमांतर्गत जल क्षेत्र, शेष विश्व में सीमांतर्गत विदेशी अंतर क्षेत्र जैसे दूतावास और सैन्य अड्डे आदि शामिल होते हैं। अतः विकल्प डी इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन का अच्छे से पूरा डीपली मैंने इसको आपको डिस्कस करा दिया है। आई होप 2 क्लासों से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, राष्ट्रीय आय और भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय से संबंधित। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा, और ऐसे ही अब आने वाले वीक में हम लोग जो भी पढ़ेंगे इन 6 दिनों में, उसके ऊपर की पूरी हमारी MCQ हम नेक्स्ट संडे को आपको प्रोवाइड कराएंगे और सेट 2 हमारा यहाँ पर चलेगा। ठीक है, सेट 2 हम चलाएँगे MCQ प्रैक्टिस का। ये वाला MCQ प्रैक्टिस यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, जो कि 2 चैप्टर को मिला करके हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो फिलहाल के लिए ये क्लास सिर्फ इतना ही। अगर ये क्लास आपको यूज़फुल लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से आप जोड़ने का प्रयास करिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपकी पूरी तैयारी अच्छे से कराएँगे और किसी भी तरीके की इस प्लेटफॉर्म से आपको कोई भी डाउट नहीं मिलेगी। मैं और मेरे पूरे जो मेंबर हैं इस प्लेटफॉर्म के, जो एजुकेटर हैं, वो सभी आपके लिए यहाँ पर अच्छे से प्रयास करेंगे, अच्छे से आपको हर चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।